एवरीवन, आज की क्लास में हम जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जीवों की उत्पत्ति के बारे में तीन दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने तीन अपने अपने सिद्धांत दिए थे। उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जीवाणु जगत के बारे में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में, कवक जगत के बारे में, पादप जगत और पशु जगत के बारे में। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे मानव का विकास क्रम कैसे हुआ। इस क्लास में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। रजिस्टर लेके बैठिए और रजिस्टर में चीज़ों को उतारते जाइए। मैंने अपने चैनल पे सामान्य विज्ञान से संबंधित और भी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास सही मायने में तभी क्लास होगी जब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के चीज़ों को याद करेंगे, लिख के याद करेंगे, क्लास में ही याद करेंगे। जो मैं बोलता जाऊंगा उन चीज़ों को भी आप लिखते जाइए, वो भी बहुत सहायक होंगी, क्योंकि हर चीज़ मैंने बोर्ड पे नहीं उतारी है। जीवन की उत्पत्ति के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है लेमार्कवाद। लेमार्क एक वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक था। इसने जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दिया। उसी सिद्धांत को लेमार्क सिद्धांत कहते हैं। लेमार्क वैज्ञानिक ने खोज करी कि जब एक जीव आगे विकास क्रम कैसे कैसे करता है अपने जीवन में, और जीव में किस तरह से बदलाव आते हैं और किस तरह से नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में इस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया। इसने बताया अगर कोई जीव अपने किसी अंग का उपयोग नहीं करता है या वह अंग उस जीव में उपयोगी नहीं है, तो धीरे धीरे वह अंग अगली प्रजातियों में विलुप्त हो जाएगा और एक अच्छी प्रजाति बनेगी। और इसने बताया अगर कोई जीव अपने किसी विशेष अंग का अधिक उपयोग करता है, तो वह अंग अगली पीढ़ियों में अधिक विकसित होकर उभरता है। जैसे एक जिराफ की गर्दन लंबी होती है। इसने बताया कि जिराफ छोटी झाड़ियों को खाता था, जब वो उस टाइम उसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन जंगलों में बड़े पेड़, छोटी घास खत्म होने की वजह से उसे बड़े पेड़ खाने पड़ते थे और गर्दन ऊंची करके खाने पड़ते थे, इसलिए उसकी पीढ़ियों में गर्दन लंबी हो गई। इस वैज्ञानिक का सिद्धांत वहां पे आके फेल हो गया। इसकी पहले तो खूब चर्चाएं हुई, लेकिन यह सिद्धांत फेल साबित हुआ जब ऑंगस्टोन नामक एक वैज्ञानिक ने काफी सालों बाद इसके सिद्धांत का खंडन किया। उसने खंडन किया चूहे की पूंछ का काट के। उस वैज्ञानिक ने चूहा लिया और उस चूहे की पूंछ काटी, फिर कटे हुए पूंछ के चूहे का संकरण। तो जब उनसे एक नई प्रजाति बनी तो उसकी पूंछ स्वस्थ थी। ऑंगस्टाइन वैज्ञानिक ने ये 20 प्रजातियों में 20 चूहे की 20 पीढ़ियों में ऐसा करके देखा। पूंछ काटी, हर पीढ़ी की पूंछ काटता गया, लेकिन 21वीं पीढ़ी भी स्वस्थ पूंछ की हुई। तो वहां पर यह सिद्धांत, लेमार्कवाद सिद्धांत, सक्सेस नहीं माना जाता। उसके बाद में एक अन्य वैज्ञानिक था, डार्विन।
चार्ल्स डार्विन, यह भी बहुत महानतम वैज्ञानिकों में इसका नाम है। इसने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को डार्विनवाद सिद्धांत कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने बताया कि जो इसने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इस वैज्ञानिक ने दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक जो देश है उससे उसकी समुद्र में जाके एक द्वीप है गैलापागोस द्वीप, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, वहां पे यह वैज्ञानिक गया और वहां इसने जीवों पे अध्ययन किया। गैलापागोस जो द्वीप है उसकी खासियत यह है कि वहां पे जीवों की बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं, बहुत ज्यादा। तो वहां पे इसने जाके देखा कि जीवों में जो सर्वोत्तम है वही जी पा रहा है, जो सर्वोत्तम नहीं है उसे जीने का अधिकार नहीं है, उसे कोई दूसरा जीव खा जाएगा। यानी जो ताकतवर है उसी का यहाँ पे राज चलेगा। तो इसका सिद्धांत भी बाद में खूब चर्चाओं में आया। फिर उसके बाद में तीसरी थ्योरी दी जीवन की उत्पत्ति पे, म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी विल्च नामक एक वैज्ञानिक था, उसने म्यूटेशन की थ्योरी दी। इसने बताया अगर प्रजातियों के जीनों में चेंजमेंट हो जाए तो उनसे एक नई प्रजाति का जन्म होता है। इसने जीन के आधार पर जो गुणसूत्र के आधार पर चीजों को बताया। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और अगर 46 गुणसूत्र से किसी दूसरे गुणसूत्र की प्रजाति का संकरण करवाया जाए तो उसमें संभव है जीनों में गुणसूत्रों में चेंज होके कोई नई प्रजाति बने। इसने कुछ इस तरह की बात करी थी, इसे कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। अब इसके बाद जीवित चीजों को 5 बड़े जगतों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। यानी जितने भी जीव हैं धरती पे, जितने भी जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं, फंगस हैं, इनको 5 बड़े किंगडम में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब हम उन किंगडम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणु जगत यानी बैक्टीरिया किंगडम, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम, और कवक जगत यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे फंगस किंगडम, प्लांट किंगडम, और 5वां है एनिमलिया किंगडम। पहले नंबर पे जो है जीवाणु जगत, बैक्टीरिया किंगडम। इसमें एक किंगडम में बहुत सारी प्रजातियों के जीवाणु हो सकते हैं। जैसे जीवाणु किंगडम है, इसमें हजारों तरह की जीवाणु की ही और प्रजातियां बहुत सारी हो सकती हैं। जीवाणु किंगडम जो है, ये जीवाणु बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, और जो जीवाणु होते हैं ये मानव के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लाभकारी जैसे कि मानव की आंत होती है, उसमें पाचन में सहायक होते हैं कई तरह के बैक्टीरिया, और ये मनुष्य में कई तरह के रोग भी फैला सकता है। जैसे टीबी का रोग भी बैक्टीरिया से ही होता है। और बैक्टीरिया जो है ये धरती पे एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक जैसी संरचना जरूर होती है, और इसमें कवक वो भी नहीं होता
कई जैसे अंग हैं कोशिका के, उनका अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कई दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। जैसे फसल पे जो हमला करते हैं छोटे जीव, उनके हमला के लिए भी इससे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटिस्टा किंगडम, इसमें हाइड्रा जैसे जीव आते हैं और ऐसा माना जाता है धरती पे पहला बहुकोशिकीय जीव प्रोटिस्टा ही था। जैसे हाइड्रा, पैरामीशियम, ये इसी में आते हैं। इनसे भी कई तरह के रोग भी हो सकते हैं और ये इसका आर्थिक महत्व भी है प्रोटिस्टा का। कवक जगत, फंगस, फंगस भी कई तरह के रोग भी फैलाता है और ये लाभकारी भी होता है, इसका आर्थिक महत्व भी है। जैसे मशरूम, ये भी एक फंगस ही है और इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इस फंगस को जो मशरूम है खाया जाता है। और फंगस कई तरह के रोग भी फैलाती है। जैसे खाने की चीज़ें जो होती हैं उन पे हरे कलर की एक जाली सी आ जाती है, तो वो फंगस ही होती है। यीस्ट भी एक तरह से फंगस ही है। पादप जगत, इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब है जो हमें आज इस वीडियो में पढ़ना था, वो है एनिमलिया किंगडम, यानी पशु जगत। पशु जगत है जो, इसमें सारे जीव बहुकोशिकीय होते हैं। पशु जगत में सबसे पहले पोरीफेरा संघ है। इसमें कई तरह के पशु जगत में संघ हैं और ऊपर भी जैसे कवक है, प्रोटिस्टा है, इनमें भी कई तरह के संघ हैं, कई तरह की प्रजातियां हैं। कवक, इससे पेनिसिलिन जो इंजेक्शन है वो कवक से ही बनाया जाता है। हम पढ़ रहे थे पशु जगत। पशु जगत में पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा संघ ये क्रम है, इसको याद रखना है और ये पूछा भी जा सकता है पेपर में। पोरीफेरा को स्पंज भी आमतौर पे कहते हैं और जो ये स्पंज हैं ये समुद्र की तलहटी में बैठे रहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं। इनमें जो अंग हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और इनमें छिद्रित संरचनाएं बनी होती हैं जिनसे ये पाचन प्रक्रिया करते हैं। सिलेंटेरेटा संघ, सिलेंटेरेटा जो संघ है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और जल में ही रहता है, जल से बाहर नहीं रहता। एनेलिडा संघ, एनेलिडा संघ है जो, ये इसमें आते हैं कीट पतंगे या तितलियां, एनेलिडा संघ में आती हैं। ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स में आती हैं जैसे मकड़ियाँ, इसमें छह वो होते हैं पैर, तीन एक तरफ तीन एक तरफ। ऑर्थोपोड्स में 6 पैर के जीव होते हैं और ये सबसे बड़ा संघ है इसका, पशु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोड है। इसमें करीब 9 लाख प्रजातियां हैं अलग अलग तरह की। सेंटीपैड्स हैं, सेंटीपैड संघ है जो, इसमें जितने भी जीव हैं वो जहरीले जीव होते हैं और ये डंक मारने वाले जीव होते हैं। जैसे बिच्छू और मक्खी, मधुमक्खियां, वो भी इसी में आती हैं सेंटीपैड्स में। सेंटीपैड्स में काफ़ी सारे इसमें वो होते हैं पैर, सेंटीपैड्स जो जीव होते हैं
इनका आर्थिक महत्व भी है। सेंटीपेड्स को खाया भी जाता है, जैसे चाइना में बिच्छुओं को खाया जाता है। वोडका में भी इनका उपयोग किया जाता है सेंटीपेड्स का। मोलस्का, मोलस्का संघ दूसरा सबसे बड़ा संघ है एनिमलिया किंगडम का। ये हमें याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। इसके बाद है एकिनोडर्म संघ। एकिनोडर्म संघ, इसमें जो जीव होते हैं उन पे कांटे होते हैं, जैसे स्टारफिश इस कैटेगरी में आता है, जेलीफिश। और इसके बाद है कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा संघ में जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे कहते हैं कॉर्डेटा संघ। जितने भी इसमें जीव हैं बहुकोशिकीय हैं और उन सभी में रीढ़ की हड्डी होती है। कॉर्डेटा संघ में सबसे पहले मछलियों का उदय हुआ। मछलियां हैं, ये केवल, इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं और ये जल में ही रहती हैं। उत्सर्जन के रूप में मछलियां अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। और यहाँ पे एक बात और नोट करने की है, जैसे व्हेल, व्हेल ये मछली नहीं है, स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जलीय जीव है। व्हेल एक बच्चे को जन्म देती है और उसको दूध पिलाती है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है। व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी जीव है, ये हमें याद रखना है। कई पेपरों में ये पूछ लिया जाता है, व्हेल मछली है या फिर स्तनधारी जीव है। हमें बताना है व्हेल स्तनधारी जीव है, नहीं कि मछली। उसी तरह डॉल्फिन, डॉल्फिन वैसे तो मछली की तरह दिखाई देती है, यह भी मछली नहीं है और यह भी एक स्तनधारी जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। इसके अलावा डुगोंग, डुगोंग जिसे समुद्री गाय कहते हैं, यह भी मछली नहीं है, यह भी एक जलीय जीव है, स्तनधारी जीव है। और जैसे स्टारफिश, जेलीफिश, इनके नाम में फिश तो लग रहा है लेकिन ये वास्तविक मछलियां नहीं हैं। ये कुछ इस तरह की होती हैं। स्टारफिश, इसमें स्टार के जैसे दिखाई दे रही है इसलिए इसे स्टारफिश कह देते हैं। और समुद्री घोड़ा, हमें याद रखना है समुद्री घोड़ा एक मछली की प्रजाति है। ऐसा पूछा जा सकता है पेपर में कि समुद्री घोड़ा मछली की प्रजाति है या फिर कोई स्तनधारी जीव है। हमें याद रखना है कि जो समुद्री घोड़ा है वो एक मछली की प्रजाति है, जबकि मछलियाँ कौन कौन सी नहीं है। स्टारफिश मछली नहीं है, जेलीफिश मछली नहीं है, ब्रिटलफिश मछली नहीं है, डुगोंग ये भी मछली नहीं है और डॉल्फिन ये भी मछली नहीं है, व्हेल ये भी मछली नहीं है। मछली में दो चैनल वाला हृदय होता है और ये श्वसन गिल्स होते हैं, इनमें गिल्स से श्वसन लेती हैं। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी से ये श्वसन करती है। उसके बाद उभयचरों का उदय हुआ, यानी एम्फीबियन। उभयचर ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जैसे मेंढक, और बाहर भी रह सकते हैं, यानी जल में और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं। मेंढक, कछुआ, कुछ इसमें सांप की कैटेगरियां भी होती हैं। इनमें
3 चैम्बर का हृदय होता है। उभयचर के बाद में आए सरीसृप। सरीसृप वे जीव हैं जो धरती पर ही रहते हैं, यानी कि जल में नहीं रहते हैं। इनमें सांप की प्रजातियां आती हैं जो धरती पर रहती हैं, और इसमें आते हैं गिरगिट। ये भी धरती पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते। छिपकलियां। और सरीसृप में 3.5 चैम्बर का हार्ट होता है। ये हमें बात याद रखनी है। उसके बाद में उदय हुआ पक्षी और स्तनधारी जीवों का। ये दोनों एक साथ इन दोनों का उदय हुआ। पक्षियों में भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है, और स्तनधारी जीवों में भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये इनकी उदय की विकास क्रम है, किस तरह से पृथ्वी पर इनका उदय हुआ। सबसे पहले पानी ज्यादा होगा तो पानी वाले जीव ज्यादा होंगे। उसके बाद में उभयचर, जैसे जैसे पानी की कमी आई तो कुछ ऐसे जीवों का इवोल्यूशन हो गया जो जमीन पे भी रहने में सक्षम हुए। उसके बाद में सरीसृप, यानी कि जमीन पे ज़्यादा स्पेस इनको मिलने लगा तो ज़मीन पर ही ये रहने लग गए। खाने पीने की चीज़ें ज़मीन पर मिल गई होंगी। और उसके बाद उड़ने वाले पक्षी और स्तनधारियों का विकास हुआ इस धरती पे। अब हम पढ़ेंगे स्तनधारियों में मानव का विकास। वैसे तो स्तनधारी बहुत सारे जीव हैं धरती पे, लेकिन हम मानव के विकास को ही यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की एक मानव के जैसे दिखने वाला जीव इस धरती पे आया। उसके बाद में होमो हैबिलिस, ये अफ्रीका की बात है। अफ्रीका के जंगलों में इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। मानव के जैसे दिखने वाला था, लेकिन आज के मानव जैसा नहीं था। आज के मानव से बहुत ही अलग दिखने वाला था। फिर उसके बाद होमो हिबिलिस आया, फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद में होमो निएंडरथैलेसिस, फिर सबसे बाद में होमो सैपियंस आए, यानी आज के जैसे जीव, सोचने समझने की जिसकी बेहतर क्षमता थी जिसके पास में, होमो सैपियंस आए। और उनसे ही अन्य जीवों में इवोल्यूशन होके आज की पीढ़ी आई है। और ये लगातार चलने वाला क्रम है, आगे भी इवोल्यूशन होता रहेगा। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ें समझी हैं। जितना भी मैंने बोला है उनको आप रजिस्टर में अच्छे से लिख लें और उसको याद भी कर लें। धन्यवाद।